स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। बहुत स्वागत है आप सबका। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल रोबोटिक्स के तौर पर आज मेडिकल साइंस कर रहा है। इंसान द्वारा विकसित रोबोट अब दुनिया के अधिकतर काम कर रहा है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोबोट्स अब डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े बड़े ऑपरेशंस को बड़े सुलझे तरीके से कर रहे हैं। भारत में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ रोगियों को इसमें बहुत अधिक लाभ होते हुए भी हमने देखा है। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके अपने शहर में रायपुर में रामकृष्ण हॉस्पिटल में इसका लाभ आप मरीजों को होते हुए देख पाएंगे। आखिर ये रोबोटिक सर्जरी क्या है, किस पद्धति से ये आगे बढ़ती काम करती है, इसको लेकर बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में आज सब कुछ बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर संदीप दवे जी, जो कि मैनेजिंग और मेडिकल डायरेक्टर हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और डॉक्टर साहब के साथ हमेशा एक स्टूडेंट की तरह मैं भी जुड़ता हूं, उनसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब ये जो रोबोटिक सर्जरी है, पहला जहन में आता है कि शायद रोबोट ही सारी सर्जरी कर लेते होंगे। बताएं क्या है सर, सर्जरी किस तरह काम करती है? ये एक मिथ है कि रोबोट ही सारा ऑपरेशन करता है और सर्जन कुछ नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। सारा ऑपरेशन सर्जन के कंट्रोल में ही होता है। रोबोटिक सर्जरी अगर मैं विस्तार पूर्वक आपको डिफाइन करने जाऊं या बताने जाऊं तो बेसिकली एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सटेंशन है, जिसमें कि हम सारे पोर्ट्स वैसे ही बनाते हैं जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3 या 4 छेद करते हैं। औजार हम अंदर डालते हैं। ये औजार एक पेशेंट कार्ट होती है जिसमें कि अटैच रहते हैं। रोबोट के 3 भाग होते हैं, एक विजन कार्ट होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है कंसोल। तो जो कंसोल होता है उसमें सर्जन बैठता है, जिसमें कि 3 डायमेंशनल में उसको सारी इमेज मिलती हैं। वहाँ पर एक हैंड कंट्रोल और फुट कंट्रोल, 2 अलग अलग कंट्रोल्स रहते हैं। जैसे कार में एक स्टीयरिंग व्हील होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, क्लच होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कंट्रोल्स रहते हैं। और जो कुछ भी मूवमेंट हाथ के सर्जन के उन कंट्रोल्स पे होते हैं वे सारे के सारे पेशेंट कार्ट पे ट्रांसलेट होते हैं। पेशेंट कार्ट पे ही वो सारे मूवमेंट्स पेशेंट रोबोट जो है वो मूव करता है। और जिस डायरेक्शन में सर्जन मूव करता है उसी डायरेक्शन में वो आपके रोबोट के द्वारा मूवमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के। और इंस्ट्रूमेंट्स फिर वो सर्जरी परफॉर्म करते जाते हैं। देख के सर्जन पूरी सर्जरी को, पेशेंट की जो भी सर्जरी करनी है, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे हर्निया हो, चाहे वो कैंसर के सर्जरीज हो, चाहे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो, वो सारे ऑपरेशन आप रोबोट के जो कंसोल है उसमें बैठ के देखते रहते हैं और सारे कंट्रोल्स जो आपके हैं वो आपके हाथों और पैरों में रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबके जहन में एक सवाल आता है कि जब रोबोट कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले से क्या ये बेहतर होती है? पहले से क्या हम इसमें ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं? हम रोबोट्स का इस्तेमाल इसमें क्यों कर रहे हैं? जी, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका मैं आपको एक ही उत्तर देना चाहूँगा कि जो प्रिसीजन हमको इसमें मिलता है वह प्रिसीजन, आप देखिए हाथ में कोई भी सर्जन हो उसके हाथ कपकपा सकते हैं, तो ये ट्रैमर्स कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर उस सर्जन के हाथ कपकपा रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, अगर वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा है या ओपन सर्जरी कर रहा है तो वह ट्रांसफर होंगे। आप जब ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो तो आपके मूवमेंट्स ट्रांसफर होंगे। रोबोटिक सर्जरी में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, आप 6-6, 7-7 घंटे भी अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं थकते हैं। आप आराम से बीच में जब भी चाहें रुक सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आपकी थकान बिल्कुल नहीं हटेगी और आप
बड़े आराम से ऑपरेशन करते हैं। जो चीज़ आपको दिख रही है वह 10 से 12 गुना मैग्नीफाइड दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक 3 डायमेंशनल व्यू आपको मिल रहा है जो कि रियल 3 डायमेंशनल है, इट्स नॉट वर्चुअल 3 डायमेंशनल। तीसरा, जो प्रिसीजन आपको कर रहे हैं, आपका आधा सेंटीमीटर का मूवमेंट भी सिर्फ आधा ही सेंटीमीटर का होगा, कोई शेकीनेस नहीं होगी कहीं पर। और जो टिश्यू प्लेन्स आपको दिखते हैं वो बहुत डिफरेंट है वनस्पत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी के। तो इसलिए जब भी आप इस प्रकार की सर्जरी करते हैं, खास करके जब आप कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, पेट के जितने भी कैंसर्स हैं, चाहे वो बड़ी आंत का हो, चाहे बच्चेदानी का हो, चाहे पेनक्रियास का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे खाने की नली का हो, ये सारे कैंसर के ऑपरेशन आप बहुत अच्छे से इसके द्वारा कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं उसके ऑपरेशंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो प्रिसीजन आपको मिलता है, ब्लड लॉस बहुत मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि जो भी नसें हैं वो बड़ी क्लियरली दिखती रहती हैं आपको। तो आप बहुत आराम से उनको डिसेक्ट कर सकते हैं, उनके चारों तरफ जा सकते हैं, उनको बड़े आराम से बांध सकते हैं। सूचरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो हमारी हथेली का मूवमेंट जो है वो एक लिमिटेड, उसमें एक लिमिटेशन है, आप एक लेवल के बाद में उसको नहीं मोड़ सकते। पर यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी मूवमेंट है वो 360 डिग्री तक के मूवमेंट हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट आपको किसी भी डायरेक्शन में आप चाहें तो नीडल होल्डर को या जो भी आप जिससे भी टांके लगा रहे हैं उसको रोटेट कर सकते हैं। आप बाएं हाथ से आराम से कर सकते हैं, आप दाएं हाथ का यूज कर सकते हैं, आप ऊपर से नीचे सूचरिंग कर सकते हैं, आप नीचे से ऊपर की सूचरिंग कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। चलिए, तो आप सबके जितने भी सवालात हैं, शंकाएं हैं या आपकी जिज्ञासाएं हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के दौरान तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी को लेकर आप किसी तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन को ग्रहण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हम टेलीफोन नंबर्स इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान फ्लैश करें टीवी स्क्रीन के ऊपर। आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से या हॉस्पिटल में संपर्क करके आप पता कर सकते हैं और जानकारियां या पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन भी आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम हर तरह की, ये तो तय हो गया कि रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म आज हम रायपुर में होते हुए देख रहे हैं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, किन किन तरह की सर्जरी में अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम हर सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी को ही अपनी तरफ से प्रेफरेंस देते हैं या किस बेस पे तय करते हैं? देखिए, अभी जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं वो क्योंकि हमारा एक शुरुआती फेज था, अभी हमने लगभग 50 केस करने जा रहे हैं, तो अभी हम शुरुआती स्टेज में हमने हर प्रकार के ऑपरेशंस किए और पर हमने ये पाया कि हमने अभी जो ऑपरेशंस और जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस किए उसमें 2 किडनी के कैंसर के ऑपरेशन थे, जिसमें हमको पूरा गुर्दा निकालना था और उसमें कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए थी। ये किडनी करीब जो ट्यूमर्स थे, ये 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स थे, जो बड़े आसानी से रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकल गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े ट्यूमर को निकालने में हमको मरीज को 1 बॉटल भी खून नहीं चढ़ाना पड़ा। उसका जो ब्लड लॉस था वो हार्डली 30 से 40 ml भी नहीं रहा होगा। बच्चेदानी के कैंसर्स के इसी प्रकार से हमने ऑपरेशन किए, बड़ी आंत के कैंसर्स के ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हमारा जो ध्येय है, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी जिसको कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा करना नहीं चाहेंगे या ओपन सर्जरी के द्वारा नहीं करना चाहेंगे, जिसमें हम बेहतर से बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर रिजल्ट दे सकें, जिसमें हमको हर चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। खास करके कैंसर में आप एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नॉर्मल प्लेन्स के अंदर जाके आप सारे कैंसर को इन मास निकाल सकें। तो कोशिश ये रहती है कि अनब्लॉक अगर आपको सारी चीज़ों को निकालना है तो आपको नॉर्मल एरिया से ज़्यादा जाना पड़ेगा और कैंसर के एरिया को ब्रीच नहीं करना है। ये तभी पॉसिबल है जब को आपको पूरे प्लेन्स बहुत क्लियरली दिख रहे हों और मैग्नीफिकेशन इतना ज़्यादा होता है, 12 से 15 गुना टाइम्स आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ निश्चित है कि आप कॉम्प्लेक्स हर्नियास, कैंसर, बच्चेदानी के ऑपरेशन, यूरोलॉजी के ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों में आप इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल है या अब आसान है लोगों को ये समझा पाना कि आपको रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? क्या अभी भी लोगों में वो डर, वो भय है, या आप धीरे धीरे करके जितनी नंबर ऑफ सर्जरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको कन्विंस कर पा रहे हैं? देखिए, ये हर चीज़ का एक
एक्सेप्टेंस का वो ग्राफ होता है जी। और हर चीज, जब भी कोई नई चीज आती है तो शुरू में पब्लिक उसको रिजेक्ट करती है या लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस धीरे से आता है, एकदम से नहीं आता है। और ये मेरी कैरियर का तीसरा स्टेज है। मैं अपना जब करियर शुरू किया था तब एक ओपन सर्जन के रूप में शुरू किया था। जब 1992 में मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लाई थी तब भी मैं ये रेजिस्टेंस देखता था। लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि आप ये 4 छेद में कैसे गॉल ब्लैडर निकाल लोगे, या हर्निया कर लोगे, या बच्चेदानी का इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं इनको कैसे कर लोगे। आज सारे लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ भागते हैं। लोग आज की तारीख में अगर हम लोगों के पास में आते हैं, हमारी टीम के पास में आते हैं, तो वो इसी ध्येय के साथ में आते हैं कि उनका ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक पद्धति के द्वारा हो जाएगा, ये सोच के ही आते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में इसमें जितना समय हमको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एस्टेब्लिश करने में लगा था उतना समय हमको रोबोटिक सर्जरी को एस्टेब्लिश करने में शायद नहीं लगेगा। और मुझे उम्मीद है जिस रफ्तार से, तेजी से लोग इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि आने वाले 4-6 महीने में मुझे लगता है कि लोगों का प्रेफरेंस रोबोटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा रहेगा। हम भी चाहते हैं कि लोगों का नॉलेज भी इस बारे में थोड़ा बढ़े और डर कम हो जाए। और इसमें हम लोगों को लाभ बताते हैं कि आपको क्या लाभ होते हैं। अगर हम आम लोगों को कहें, एक सर्जन के नाते आपने बताया कि हम कितनी एक्यूरेसी के साथ में, कितने कम ब्लड लॉस के साथ इसे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को अगर हम बताना चाहें कि आपको इससे ये सीधे तौर पर लाभ है तो क्या होंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है कि ये बहुत कम दर्द मरीज को ऑपरेशन के बाद हो रहा है। बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जा रहा है, मरीज का रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बड़ी आंत के जो कैंसर के ऑपरेशंस रहते हैं जी, उसमें कई बार हमको 2-2, 3-3 स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ जाता है। पर इस तकनीक से अगर आप इस ऑपरेशन को करते हैं तो मोस्ट लाइकली 90% चांसेस यही है कि आपका सिंगल स्टेज में ऑपरेशन हो जाएगा। अगर आपका सिंगल स्टेज में ऑपरेशन हो जाता है और आप नेक्स्ट 2 स्टेजेस अवॉइड कर लेते हैं तो आपका कैंसर का जो बाकी का इलाज है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अगर आपको ज़रूरत है तो वो समय पर शुरू हो जाती है। तो आपकी लॉन्गिविटी के बढ़ने, लाइफ के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ज़्यादा हो जाते हैं। पहली चीज़, दर्द कम मैंने आपको बताया। दूसरा, आपकी अस्पताल से बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन, जो मैंने किडनी के ट्यूमर्स को आपको बात की, वो तीसरे दिन दोनों के दोनों घर चले गए थे। उनको ना ड्रेन में ना इतना ज़्यादा कोई आउटपुट था, ना कोई उनको इतना ज़्यादा पेन था। 12 घंटे के अंदर हम उनको घुमाना चालू कर दिए थे। इतना मेजर ऑपरेशन होने के बावजूद वे सारी गतिविधियां, आज भी दोनों पेशेंट्स आए थे मेरे, और दोनों का फॉलोअप देखने के बाद मैं बोल सकता हूं आपको कि डेफिनेटली ये काफ़ी बेहतर तकनीक है। मरीज के खर्च थोड़े से ज़्यादा जरूर हो जाते हैं, बट दूसरे तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि वो ज़्यादा दिन उसको अस्पताल में नहीं रहना पड़ रहा है, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, उसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और दर्द कम है, इसलिए वो अपने काम पे भी जल्दी लौट रहा है और सारी चीज़ें बहुत जल्दी तेजी से वो नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मरीजों के फायदे तो इतने ही मेन है आपके। चलिए, तो ये सारी बातें आप ध्यान से सुने। कम दर्द में, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, बहुत कम वक्त में आप अपने मरीज को स्वस्थ करके घर ले जा सकते हैं। कामों में आप तुरंत उन्हें लगता हुआ देख पाएंगे। और ऐसे कई प्रश्न आपके भी जहन में होंगे, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप फौरन एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे अपने शहर में अगर ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है तो आप भी एक प्रयास करें। आप फोन कॉल दूर हैं, आप वो फोन नंबर नोट कर लें जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस सर्जरी से जुड़े कुछ मिथ, भ्रांतियां, भय, इन पर थोड़ी और बात कर लेंगे। जैसा पहले ही सवाल था, वो मिथ तो आपने दूर कर दिया कि सब कुछ काम रोबोट ही शायद इसमें कर लेता होगा, लेकिन 2 डर लोगों के और होते हैं कि अगर कोई मशीन परफॉर्म करे, रोबोट परफॉर्म करे, तो क्या वैसी लगाव के साथ में, फीलिंग्स के साथ में ऑपरेशन होते होंगे। दूसरा, लोगों का एक और डर रहता है कि कहीं ये इतना महंगा तो नहीं कि हमारी लिमिट से बाहर चला जाए। क्या इसका लाभ केवल एक एलिट वर्ग तक ही है? नहीं, पहला जो आपका सवाल है वो जहाँ तक कि मेरा तजुर्बा कहता है, मैं अभी 50 के करीब हम ऑपरेशन कर चुके हैं, और मैंने ये पाया है कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पूरी टीम ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बाकी जो टीम के सदस्य हैं वो लगभग फ्री हैं और वो इन्वॉल्व हैं। वो 3 स्क्रीन्स और लगी रहती हैं ऑपरेशन थिएटर में, जिसमें हर कोई ये ऑपरेशन को देखता रहता है। तो हर कोई आपको सलाह देने के लिए उपलब्ध है उस वक्त।
अगर कहीं पर भी हम थोड़ा सा भी गलत हो रहे हैं तो डेफिनेटली टीम के बाकी सदस्य आपको बोलते हैं सर इसको इस तरीके से करके देखते हैं, इधर से जाते हैं। और उसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं कि वो वहीं पर ड्रॉ करके भी आपको बता देते हैं कि सर इसको 1 सेंटीमीटर आप इस तरफ से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जहाँ तक के इन्वॉल्वमेंट की बात है तो सबके सब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पूरी टीम इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है कि मैं नहीं समझता कि मशीन सिर्फ सर्जन के इशारे पे काम कर रही है। मशीन सिर्फ सर्जन जो कर रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसी को वो मैग्नीफाइड कर रही है। तो मशीन का कोई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा काम मशीन कर रही है, इसलिए वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या सेंटिमेंट्स पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और अल्टीमेटली किसी भी सर्जन का जो मेन एम होता है वह आउटकम रहता है और अच्छा आउटकम वो सोच के करता है। कोई भी ऑपरेशन करता है तो वो ये सोच के करता है कि इसका आउटकम वो बेहतर से बेहतर देगा। दूसरा, ये एलीट क्लास के लिए ऐसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं होगा पर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जो अभी तक के 25 से 30% ऑपरेशन जो मैंने अभी तक के किए हैं वे गरीबों के ऑपरेशंस थे, गरीब लोगों में ऑपरेशंस थे। शहर के कुछ लोग हैं जो आगे आ रहे हैं और इन लोगों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। मैं बहुत उनका हृदय से आभारी हूं। इसमें मिस्टर श्याम शर्मा करके एक मेरे दोस्त हैं जो इस प्रकार के मरीजों के लिए मेरी हमेशा सहायता करते हैं और किसी न किसी रूप में अगर मैं उनको फ़ोन करके बोल देता हूं कि बॉस मेरे को इसको हेल्प करनी है तो वो, और इस प्रकार के मरीजों में हम एक काम और करते हैं कि हम अपनी फीस छोड़ देते हैं। अगर वो गरीब मरीज है तो हम अपनी फीस बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो खर्चे हमको लगते हैं वही खर्चे हम उनसे लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को हम एक अफोर्डेबल, एक अच्छी अगर टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये भी साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। चलिए, तो देखिए, एक एक बात आपको विश्वास दिलाने के लिए है कि आपको एक कदम उठाना है, आपको सीधे टीम के पास जाना है। सुनी सुनाई बातों पर या इधर उधर की भ्रांतियों पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि किसी भी पेशेंट का अगर कैंसर जैसी बीमारी से वो जूझता है तो पूरे परिवार का क्या हाल होता है। ऐसे में उसे सर्जरी के लिए तैयार करना और अगर हम और आगे बढ़ें तो रोबोटिक्स सर्जरी के लिए उसको तैयार करना, क्या काउंसलिंग का पार्ट इसमें ज़्यादा रखते हैं हम ताकि लोगों का भय दूर हो सके? देखिए, इसमें काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक मरीज को आज की तारीख में अगर मैं उसको बोलता हूं कि भाई मैं रोबोट की सहायता के साथ में ऑपरेशन करना चाहता हूं तो वो ये बोलता है नहीं साहब, उसको सबसे पहला जो मिथ होता है रोबोट मतलब मशीन, आप नहीं रहोगे। तो उसका यही है कि आपका रहना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं रहोगे तो फिर मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। तो हम लोगों को उनको समझाना पड़ता है। हमने काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, बुकलेट्स रखी हुई हैं जिसमें हम उनको समझाते हैं कि ये भाई ऐसा इस तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं। तो जब तक ये पद्धति नहीं है डेफिनेटली हमको लोगों को काउंसलिंग खूब करनी पड़ रही है, हमको लोगों को समझाना पड़ रहा है। हमारी एक पूरी की पूरी टीम है जो इस प्रकार की सर्जरी के लिए जो अगर पेशेंट रहता है तो हम उसको पूरी तरह से काउंसिल करते हैं और अंत में सबसे जाके जब बारी मेरी आती है तो मुझे समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती, मुझे सिर्फ उसको लाभ और हानि बताना रहता है या उसको कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताने का काम रह जाता है। मेंटली वो लगभग तैयार होकर मेरे चैम्बर में पहुंचता है कि हाँ मुझे इस प्रकार की सर्जरी अब करवानी है। आने वाले समय में मैं उम्मीद रखता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और रोबोटिक सर्जरी को अपना पहला चॉइस बनाएंगे। हमारा जो अपना सेंटर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है, इसमें ट्रीटमेंट एक बहुत ही विश्वसनीय टीम करती है। वन ऑफ द बेस्ट टीम हम इसे कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया की, जो आज परफॉर्म कर रही है। मरीज जो आपके पास तक आना चाहते हैं या फिर भी मन में कुछ अपनी भ्रांतियां रखे हुए, उनको आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कहेंगे सर्जरी को लेकर, स्पेशली रोबोटिक सर्जरी? देखिए, कई सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है कि हम लोग, आपने बोला बेस्ट टीम है, मैं मानता हूं कि हम लोग अभी बेस्ट टीम है। खास करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की फील्ड में इस प्रदेश की हम बेस्ट टीम मान सकते हैं अपने आप को। और लोगों के मन में ये है कि हमारे पास आने पर उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, जबकि मैंने कंपेयर किया है दूसरे अस्पतालों के बिल से और अपने अस्पतालों के बिल से, तो मैं आज भी पाता हूँ मेरी सीनियरिटी को देखते हुए मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो अभी भी बहुत कम है। दूसरी चीज़, लोगों का ये लगता है कि मैं आजकल ऑपरेशन नहीं करता हूँ, ये एक अलग भ्रांति है लोगों के मन में।
शायद वो ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, बल्कि मैं आज की तारीख में मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि मैं अपने इलाज के पहले जितना काम करता था उससे कहीं 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा काम करता हूं आज की तारीख में। मैं आज की तारीख में सुबह 5 बजे से उठता हूं और रात के 10 बजे तक के काम करता हूं। ये पहले नहीं करता था इतना जितना मैं आज की तारीख में कर रहा हूं। सारे ऑपरेशंस, हम 4 लोग हैं टीम में, 4 से 5 लोग हैं हम लोग टीम में। हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि सारे ऑपरेशंस अच्छे से अच्छे तरीके से हों और हमारे सारे ऑपरेशंस में हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बेस्ट हों। ये एक टीम वर्क है और सर्जरी कभी भी एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। सर्जरी हमेशा से एक टीम वर्क रही है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है या हॉकी की टीम होती है या फुटबॉल की टीम होती है, उस सब टीमों का एक कैप्टन होता है। वो कैप्टन मैं हूँ, बाकी टीम मेंबर्स उसमें बहुत सारे लोग हैं। चलिए, तो बहुत आसान और सुलझे हुए शब्दों में डॉक्टर साहब ने बताया है। आप रोबोटिक सर्जरी को अगर हमारी दृष्टि से देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि एक विश्वसनीय टीम में, एक एक्सपर्ट टीम में एक और ऐसा एडवांस एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल हो गया है रोबोट के तौर पर, जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी परफेक्टनेस पहले से कहीं ज़्यादा अधिक है। आपको कम लॉस में, कम वक्त में ये स्वस्थ करके आपके घर भेज सकता है। डरे नहीं, घबराएं नहीं। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से मिलें, ताकि वो आपको काउंसलिंग के द्वारा समझा पाएं कि कैसे ये सर्जरी का तरीका आपको हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में लोगों का ये डर निकालने के लिए कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है।